हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का वीडियो लेक्चर नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में हमने जाना एटम्स क्या होते हैं और उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना कि कहाँ से एटम वर्ड आया, ठीक है, और कितना पुराना इसका इंडियन इतिहास है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी? British chemist John Dalton provided the basic theory about nature of matter known as Dalton atomic theory। यानी कि जो डाल्टन जी थे उन्होंने क्या दिया, बेसिक थ्योरी दी किसके बारे में? नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर की नेचर कैसी होती है, इसको बाद में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा गया। उसने बताया कि एक मैटर ऐसा होता है, मैटर के अंदर क्या होता है, मैटर के अंदर एटम होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैटर के पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, और जो कम्बिनेशन होती है एटम्स की वो स्मॉल प्रोपोर्शन होती है। ये सब बातें उन्होंने बताई। तो बेसिकली जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसमें जो डाल्टन जी ने बताया वो बताया डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर को कितना ज़्यादा डिवाइड किया जा सकता है, किस हद तक हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बात की एटम्स के बारे में कि एटम क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या उसका साइज होता है, और किस तरह से वो कम्बिनेशन फॉर्म करता है। फिर उसने उन्होंने बताया लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस के बारे में, कि केमिकल कम्बिनेशन की किन कंडीशंस के अंदर, किन केमिकल कंडीशंस के अंदर जो एटम है वो आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और केमिकल कम्बिनेशन का लॉ क्या है, कि एक एटम कब कंबाइन करेगा, क्या उसका लॉ है। तो उसके अभी के बारे में डाल्टन ने बताया। तो पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं डाल्टन के। डाल्टन ने क्या थ्योरी दी, क्या उसने अपनी बातें रखी और क्या उसने बताया एटम के बारे में। तो चलिए वो जानते हैं। पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट्स थे, ये कह लो कि उसकी बताई गई कुछ खूबियां थी जो उसने एटम के बारे में बताई। तो पहली क्या थी कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एंड टीनी पार्टिकल्स। कि कोई भी मैटर है आपके पास, चाहे मेरे हाथ में पकड़ाइए मार्कर है या ये पेज है, कोई भी मैटर है, ठीक है, वो किससे मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको उसने नाम दिया एटम। ओके, कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एंड टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकंड क्या कहा कि एटम हैज नॉट डिविजिबल। देखो मैंने अभी बताया कि डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के बारे में बताया कि डाल्टन ने atoms are not divisible and cannot be created or destroyed in a chemical reaction। कि एक केमिकल रिएक्शन में आपने देखा कि सब्सटेंस टूटते हैं, लेकिन उनके जो एटम्स हैं उनको फर्दर डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर एटम की डेफिनेशन आपसे पूछे कोई, तो एटम के दो डेफिनेशन दे सकते हैं कि अ स्मॉल एंड टेनी पार्टिकल विच हैज़ नो फर्दर डिविजिबल इज कॉल्ड एटम। तो एटम की आप यहाँ से डेफिनेशन भी नहीं बनाई कि एटम आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो एटम को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही उसको फर्दर डिवाइड हम कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर कोई एक आपने एलिमेंट लिया, सपोज करते हैं मेरे पास कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कॉपर कॉपर का कोई मेटल का पीस है मेरे पास, तो उस कॉपर के एलिमेंट में जो एटम होंगे वो कॉपर के ही होंगे, और उनका जो सभी का साइज होगा, जितने भी उसके अंदर एटम है सभी का साइज सेम रहेगा, उनका मास सेम रहेगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। यानी कि कॉपर का एक एटम अगर किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है, तो जिसका दूसरा एटम होगा वो भी उसी के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये पोस्टलेट दिया। फिर उन्होंने कहा एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको पता है कि एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बनता है ना। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कंपाउंड बनने के लिए जो एटम्स हैं वो होल नंबर में
एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि आधा एटम हो गया, 3/2 एटम्स हो गए। अब मैंने भी बताया क्योंकि जो एटम्स हैं वो क्या है, उनको ना तो फर्दर डिविजिबल डिवाइड कर सकते हैं और ना ही क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो एटम्स होते हैं वो होल नंबर के टर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि फ्रैक्शंस में। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर मान लो आपने कंपाउंड लिया कोई, ये फॉर एग्जांपल हमने कंपाउंड लिया CaSO4, तो कैल्शियम सल्फेट का कोई कंपाउंड था हमारे पास। तो जब इस कंपाउंड के जो एटम्स होंगे, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे और जो उनका नेचर होगा, वो क्या रहेगा, गिवन एक इस कंपाउंड के लिए सेम रहेगा, ठीक है। और डिपेंड करेगा कि अगर दूसरे कुछ अदर प्रोडक्ट बनता है तो वो अदर बिहेवियर शो करेंगे, लेकिन कॉपर सल्फेट में जो नेचर रहेगा, जो एटम्स का नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। तो ये सब पोस्टुलेट्स दिए किसने, डाल्टन ने, ठीक है। डाल्टन ने ये पोस्टुलेट दिए, लेकिन हमने देखा है कि जो ये रिसर्च थी एटम्स के ऊपर, ये डाल्टन तक ही सीमित नहीं रही, फर्दर आगे रदरफोर्ड आए, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनके ऊपर रिसर्चेस की, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, एटम के साइज के बारे में जाना। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी एक जगह पे आके फेल हो जाती है, ठीक है। फेल हुई तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी जिनके कारण वो फेल हुई। तो क्या क्या कमियां देखने को मिली, सो लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या उसमें कमियां थी। तो ये देखा गया कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल मासेस। ये देखा गया कि जो एटम है उसके पास इंडिविजुअल मास होता है, ठीक है। उसको फर्दर कंसीडर नहीं किया गया। एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर एज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल मासेस। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास। ये जो एटम्स थे सेम एलिमेंट के, उनका मास डिफरेंट हो रहा था। तो डाल्टन ने क्या कहा कि जो एटम है सेम एलिमेंट के, उनका जो मास होता है वो सेम रहता है, साइज सेम रहता है और केमिकल कॉम्बिनेशंस, उनकी केमिकल रिएक्शंस सेम रहती हैं। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई और ये पाया गया कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स में हैव डिफरेंट मास, की सेम एलिमेंट के एटम्स भी डिफरेंट मास कैरी करते हैं। फिर आगे आया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव सेम मास, कि एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के, उनका सेम मास हो सकता है और डिफरेंट मास भी हो सकता है। सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब जो उन्होंने कहा कि उसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, तो ये बात भी कहीं ना कहीं गलत हुई और ये देखा गया कि जो सब्सटेंस थे जो सेम काइंड एटम से मिलके बने थे, उनका जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट शो हो रही थी, वो एक जैसी शो नहीं हो रही थी हर कंडीशंस में। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस। तो बेसिकली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसके बारे में थी, एटम के बारे में थी, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थी, उसके साइज के बारे में थी। फिर उसके बाद आखिर क्वेश्चन बनता है कि आखिर एटम है क्या। डाल्टन के एजम्पशंस तो फेल हो गई, तो एक्चुअली एटम है क्या। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एन एटम, एटम क्या है। So an atom is defined, एक नई definition आई, an atom is defined as the smallest particle of an element which may be or may not be capable of free existence। ठीक है, कि एटम एक एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल है, छोटे से छोटा पार्टिकल है जो फ्री एग्जिस्टेंस कर भी सकता है और कर भी नहीं सकता। क्लियर है डेफिनेशन, आई होप आपको क्लियर होगी कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो फ्री एग्जिस्टेंस कर भी सकता है और कर भी नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर एटम हमने देखा, पढ़ा, लेकिन देखा नहीं, है ना, कि एटम क्यों नहीं दिखाई देता। क्योंकि एटम इसलिए नहीं दिखा देता क्योंकि उसका साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। सो कितना साइज उसका छोटा होता है, कितना बड़ा वो होता है एटम एक्चुअली, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो जो साइज था एटम का, हाउ बिग आर एटम, एटम कितने बड़े होते हैं, क्या साइज होता है उनका। द एटम्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट देयर रेडियस आर यूजली एक्सप्रेस इन नैनोमीटर्स।
यानी कि एटम का साइज इतना छोटा होता है कि उनकी रेडियस को नैनोमीटर्स में मापा जाता है। अब नैनोमीटर्स इसके बराबर होता है, तो एक नैनोमीटर होता है 1/10⁹ मीटर, यानी कि 1 मीटर में आपका 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। ये आप हिसाब लगा लो कि कितना छोटा साइज होगा। 10⁹ 10 की शक्ति 9 इतना छोटा होता है। 1 मीटर को अगर 10 की शक्ति 9 हिस्सों में बांटें तो जो उसका एक हिस्सा होगा उसके साइज के बराबर होता है एटम का साइज। तो इसलिए हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख पाते और उनके लिए वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की चीज़ें हो जाती हैं, फिर हम उनको माइक्रोस्कोप से या अदर इंस्ट्रूमेंट से ही देख पाते हैं, क्योंकि वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिख पाते। सो जो साइज होता है वो कितना आया, 10⁻⁹ नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर के अराउंड इसका साइज होता है। चलिए फर्दर आगे बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। हमने देखा कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट मैटर की वो फॉर्म है जिसमें जो उसके कंसिडर्ड एटम होते हैं वो सेम काइंड के हों, ठीक है, जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेम काइंड के हों, उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर के अंदर किसके वो होंगे, कॉपर के ही होंगे पार्टिकल्स। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के ही होंगे। ऐसे हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन की बात, तो इनको बोला जाता है एलिमेंट। अब एलिमेंट्स जो ओल्ड पोस्टुलेट्स आए उनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को लैटिन लैंग्वेज में अलग अलग सिंबल दिए के अलग अलग नाम दिया गया। तो इसको छोड़कर फिर क्या किया गया, एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर कॉमन नेम दिया गया, ठीक है। कॉमन नेम यानी कि शॉर्ट नाम दिया गया। जैसे आपके घर में आपको छोटा नाम रख देते हैं, ठीक है। जैसे किसी का नाम आप में से दीक्षित होगा तो उसको दीक्षु कह के बुला देते हैं, है ना। किसी का नाम जस कारण होगा तो उसको जस्सू कह के बुला देते हैं। जसमीत होता है उसको जस कह के बुला देते हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट्स के लिए अब पूरा नाम कौन लिखे, है ना, पूरा नाम कौन लिखे, तो उसके लिए क्या किया गया कि सिंबल्स डिफाइन किए गए। एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल डिफाइन किए कि हाँ भी इसका इससे नाम दे दो तो क्या हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि इसका नाम ये है। तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को एक सिंबल दिया गया, एक छोटा नाम दिया गया है। तो सिंबल्स मीन्स अ शॉर्ट मेथड टू रिप्रेजेंट अ फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट के पूरे नाम को लिखने की बजाय उसको छोटे से सिंबल से हम डिनोट कर दें तो वो उसके एलिमेंट्स का सिंबल बन जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के लिए आपने देखा है कभी कि बुक्स में हाइड्रोजन लिख रखा है, हाइड्रोजन प्लस Cl क्लोरीन, ठीक है। और एल्यूमिनियम के लिए पूरा नाम नहीं, आपको क्या देखने को मिलता है, एक सिंबल, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम यूज करते हैं एच वर्ड, तो एच देखते ही आप समझ जाते हैं हाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम के लिए हम यूज करते हैं Al, और फर्दर वो और भी काफी सारे हैं। और जैसे आप कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन के लिए सी सिंबल यूज करते हैं, है ना, कार्बन के लिए सी यूज करते हैं। सो जैसे कुछ हम एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कार्बन है, अब हम कार्बन के लिए हमेशा कार्बन तो नहीं लिखते, तो क्या सिंबल यूज करते हैं, सी यूज करते हैं। ऐसे ही सल्फर है, सल्फर के लिए हम एस यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम है, सोडियम के लिए Na यूज करते हैं। देखिए सोडियम का जो एक्चुअल नेम है वो कुछ और होता है, इसलिए वो Na, लैटिन वर्ड में इनको कुछ और, ग्रीक लैंग्वेज में इसको कुछ और नाम से बुलाया जाता है, तो इसलिए इसका सिंबल सोडियम का Na होता है। वैसे ऐसा होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग तो, लेकिन अगर ऐसी बात करें हम हीलियम की, है ना, हीलियम के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, हीलियम के लिए हम He यूज करते हैं। तो इस तरह से सिंबल्स डिजाइन किए गए, सिंबल्स डिफाइन किए गए एलिमेंट्स के लिए, ताकि उनको उनके शॉर्ट नाम से बुलाया जाए, है ना। सो द नेम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द इंग्लिश, देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर नेम टेकन फ्रॉम लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक। तो जो मैंने आपको अभी सोडियम का एग्जांपल लिया, ऐसे गोल्ड है, गोल्ड का नाम तो सी जी से पड़ता है, लेकिन उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, AU यूज करते हैं। ऐसे ही सिल्वर है, सिल्वर के लिए क्या यूज करते हैं, आप कमेंट में बताएं कि आप सिल्वर के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं एटॉमिक मास की। आगे बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास क्या होता है कि एक द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन
द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है कि जो एटम का मास होता है एलिमेंट के, एक एलिमेंट में जो एटम्स हैं, अब जो एक एटम का मास है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लियर है? यानी कि एटम का मास कितना होता है, एटम का मास। तो एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, तो जो मैं पहले बता देता हूँ, जो एटम का मास होता है वो कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg एटम का मास होता है। और वहीं पर अगर एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मास कितना होता है, उनका जो मास होता है वो होता है 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये इसमें पड़े इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो नियरली अबाउट 10⁻⁻27 kg के अराउंड ही होता है। क्योंकि आगे हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जो पूरा पूरा मास होता है एक एटम का वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, तभी जो मास आता है वो इस रेंज का आता है प्रोटॉन्स का। क्लियर है? फिर बात करते हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एएमयू वर्ड में, ठीक है, एएमयू में, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट ये क्या होती है। तो इसके बारे में, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं, तो जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और जो उसका एटॉमिक जिसको मास नंबर होता है वो होता है 12। ठीक है, तो 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1 AMU होता है यानी 1/12 की कार्बन के मास नंबर का 1/12 है ना, तो उसके मास का 1/12 ऑफ कार्बन 12, ठीक है, उसके मास के बराबर होता है। सो 1 AMU की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12। ठीक है, यानी कार्बन का जो 12 C12 आइसोटोप है उसका जो उसके अंदर जो एक एटम है उसका जो मास है, ठीक है, उसके एक एटम का मास डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 AMU होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये कुछ एटॉमिक मास के बारे में था। फिर हमने अब पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट का लिए सिंबल क्या यूज करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि मोलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, मोलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और फिर अब बात करेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल। डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है। A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together। मोलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या था, देखो एलिमेंट था कि जहाँ पे एक ही तरह के सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स या सिंगल काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एटम्स हों, एक ही कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो तो उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे आपने सुन भी रखा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, और काफ़ी आप मॉलिक्यूल्स के बारे में सुनते हैं। यानी कि जिसमें अब देखो यहाँ पे वाटर है तो वाटर में एक हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के एटम है, तो ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, ऐसे अमोनिया है NH3 है, ठीक है, एमीन्स हैं, तो इनमें भी क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एटम्स प्रेजेंट है। So a molecule is the smallest particle of an element or a compound which can exist freely under ordinary conditions and show all the properties of that substance। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मोलिक्यूल है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का, एक कंपाउंड का, जो क्या करता है, फ्री एग्जिस्ट करता है। अभी H2 का मॉलिक्यूल है, H2O का, तो अलग से घूमेगा H2O बन के, ठीक है, वाटर के अंदर। तो ऐसे ही अमोनिया का है, अमोनिया में अलग घूमेगा, पूरा एक ये ग्रुप बना के घूमेगा, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया कि H2 इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ
वाटर, तो वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, H2O। और ऐसे ही अमोनिया में अब NH3 क्या है, उसका छोटा पार्टिकल है। अब जरूरी नहीं कि अलग अलग तरह के ही हो एटम्स, एटम सेम काइंड के भी हो सकते हैं, सेम काइंड के एटम से मिलके भी एक मॉलिक्यूल बन सकता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलके भी या एटम से मिलके भी आपका मॉलिक्यूल्स बन सकता है। सो मैंने भी बताया आपको कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम काइंड के एलिमेंट से मिलके बन सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के भी एलिमेंट से मिलके बन सकते हैं। तो अगर सेम काइंड के मिलके बनते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, की एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट मीन्स 1, 2 और more एटम्स of the same elements existing as one species in the free state। यानी कि अगर किसी एलिमेंट के एक, दो या तीन या इससे भी ज्यादा एटम्स एग्जिस्ट करते हैं एक स्पीसीज की तरह, जैसे आपका एग्जांपल मैं दे देता हूँ H2। अब देखो यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल हैं, H और H के ही मॉलिक्यूल हैं। N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में किसके मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के। देखो दो दो एटम का ग्रुप मिलके बना एक मॉलिक्यूल, तो ये सेम काइंड के हो गए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मॉलिक्यूल्स कंटेन 1 more 2 more और 3 एटम्स आर कॉल्ड। देखो अगर तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो एक एटम कंटेन करता है तो उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। अगर करता है दो एटम तो उसको बोलते हैं डायटोमिक, ऐसे ट्राई एटॉमिक। तो ऐसे आगे हम बात करते हैं, चार के लिए टेट्रा लगा देंगे तो, और 5 के लिए पेंटा लगा देंगे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो उसके लिए मोनो, डाई एंड ट्राई और पॉली वर्ड का यूज कर लेंगे हम। ठीक है, तो आगे बात करते हैं एटोमिसिटी की। एक वर्ड निकल के आता है एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। ठीक है, जो हमने बात की मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, इसकी एटोमिसिटी होती है। ठीक है, कि वो जो मॉलिक्यूल है वो डाई एटॉमिक इन नेचर है, ट्राई एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, किस तरह का है, तो वो उसको बोलते हैं उसकी एटोमिसिटी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन एटोमिसिटी। सब क्या आंसर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। क्या है कि एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स को कंस्टिट्यूट कर रहा है, कितने एटम्स से वो मिलके बना है, उसको बोलते हैं एटोमिसिटी। क्लियर है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे आपके पास मोनो एटॉमिक में आपका आ जाता है हीलियम, कॉपर, सिल्वर और कार्बन। तो ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक, यानी कि सिंगल टाइप के ही यहाँ पे एटम प्रेजेंट्स हैं, तो इनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फिर आपके आ जाते हैं डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक में आपके आ जाते हैं H2, O2 एंड N2, ये सब इसमें आ जाते हैं आपके डाई एटॉमिक में। ट्राई एटॉमिक में बात करेंगे जैसे O3। ठीक है, तो O3 क्या है, ट्राई एटॉमिक का एग्जाम्पल है। फिर बात कर लेते हैं हम पॉली एटॉमिक की। पॉली एटॉमिक में आपके पास क्या आ जाएंगे, पॉली एटॉमिक में आपके पास आ जाता है P4, फॉस्फोरस और सल्फर S8। ये सब एग्जांपल्स हैं मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। देखो फर्क क्या है, एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम काइंड के एटम से मिलके बना होता है, हम जानते हैं। तो जो यहाँ पे हमने आपको सिंबल दिखाए, जो भी आपको बताया मोनोएटॉमिक, देखो इसमें हीलियम तो हीलियम के ही एटम होंगे, ये कॉपर के ही एटम होंगे। यहाँ हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में हो तो H2 हाइड्रोजन के ही हैं, ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं तो 3 ऑक्सीजन के ही होंगे, यहाँ फास्फोरस है तो 4 फास्फोरस के ही होंगे, यहाँ पे सल्फर है तो 8 सल्फर के ही होंगे। यानी कि ये होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जिनकी चर्चा हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनकी डिस्कशन हम बहुत ज़्यादा करते हैं डेली। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम 9th 10th की या कोई भी क्लास की, तो उसमें जो हम केमिकल्स के साथ डील करते हैं वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड्स के। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो मॉलिक्यूल कंपाउंड से मिलके बने हैं। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे,
आपस में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो जैसे अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो इसमें आपके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर ट्राई एटॉमिक में आपके पास H2O आ जाता है, ठीक है, और भी आपके पास N2O आ जाता है, ठीक है, CO2 आ जाता है। ये सभी क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। टेट्रा एटॉमिक में आपके पास क्या आ जाएगा, टेट्रा एटॉमिक में भी आपके पास फर्दर आ जाता है आपके पास, जैसे यहाँ पे टेट्रा एटॉमिक में H2S, ये भी एग्जांपल है किसका, ये ट्राई एटॉमिक का, सॉरी। तो आपके पास जैसे आ जाएगा CaCO, ठीक है। तो टेट्रा हो, या जैसे पोली में आपके आ जाते हैं, पोली एटॉमिक में, पोली एटॉमिक में आपके आ जाएंगे CaCO3, ठीक है, H2SO4, और भी क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4, ठीक है, बाकी और भी काफ़ी हैं। आपके पास MgSO4, तो काफ़ी आ जाते हैं एक्सेट्रा, जबकि टेट्रा एटॉमिक में या पॉली एटॉमिक में लाई करते हैं। तो इस तरह से ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइटोमिक और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। जब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे एक ही तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, है ना, एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड के एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। आप एक एक एग्जांपल भी इसका जरूर याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं आज। फिर अब देख लेते हैं आज के सेशन के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आयंस। आयंस होते क्या हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि सोडियम क्लोराइड है वो आयंस में टूट जाता है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही काफ़ी और भी एलिमेंट्स हैं जो करते हैं आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। लेड सल्फेट है वो आयंस में टूट गया जी, MgSO4 है वो आयंस में ब्रेक हो गया, H2SO4 है वो आयंस में ब्रेक हो गया। तो आयंस बेसिकली होते क्या हैं। सो कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, चार स्पीसीज इज नोन एज आयंस। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला जो कंपाउंड होता है, इसमें एक मेटल हो और साथ में क्या लगा हो, नॉन मेटल। बेस्ट एग्जांपल आपके लिए जैसे रहेगा सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम यहाँ पे मेटल है और क्लोरीन क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है। ऐसे ही NaBr, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, या फिर MgBr2, ठीक है, MgBr2, ये भी क्या है, अब यहाँ पे एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो यानी कि जहाँ एक मेटल और नॉन मेटल हो और वो ब्रेक होने के बाद कुछ चार्ज स्पीसीज बनाए। अब जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड जब ब्रेक होता है तो ये ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, यानी इसकी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनको बोलते हैं इसके आयंस। ये जो चार स्पीसीज होती हैं, द चार स्पीसीज आर नोन एज आयंस। जो मेटल और नॉन मेटल कंटेन करते हैं चार स्पीसीज को, जैसे सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम आयंस। ऐसे ही Mg में टूटेंगे Mg2 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, तो ये Mg2 पॉजिटिव Br नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम, Mg पॉजिटिव को बोलेंगे आयन और इसको बोलेंगे, इसको भी आयंस हैं, दोनों को मिलकर आयन बोलते हैं। तो आयंस भी दो तरह के होंगे। तो एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी हमने देखा कि जो आयंस होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कंटेन करते हैं, ठीक है। एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे के पास पॉजिटिव, क्योंकि जब वो मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नेगेटिवली चार्ज, अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सॉरी, ये आयंस इज कॉल्ड एनायन। ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसको क्या बोलते हैं, एनायन। यहाँ एयर क्या है, एनायन, ठीक है। ऐसे और ले लेते हैं Na। तो यहाँ पे सोडियम ये ब्रेक होता है Na पॉजिटिव और I नेगेटिव में, यानी कि यहाँ पे I नेगेटिव क्या है, I नेगेटिव है एनायन। और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैटायन। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड कैटायन। तो अब आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया कैटायन क्या होते हैं, एनायन। तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसको कैटायन, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है उसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। तो एनायन होता क्या है,
So anion, it is a negatively charged ion and is formed by gain of one or more electron by an atom. एक एटम के, तो एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन होता है जो कैसे फॉर्म होता है, गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, की एटम जब एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है तो उससे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एनायन। फिर बात करते हैं कैटायन की, तो कैटायन कहते हैं इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस जो करता है वो कैटायन होता है, जो गेन करता है वो एनायन होता है। चलिए एक एग्जांपल से इसको अच्छे तरीके से समझते हैं हम, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअली रिएक्शन में होता क्या है। तो जो आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं NaCl, तो जो NaCl होता है अभी हमने बताया वो ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। एक्चुअली होता क्या है, जो Na सोडियम होता है, अब सोडियम क्या है, मेटल है, और मेटल हमेशा फ्री स्टेट में रहता है जीरो चार्ज के साथ। तो ये जैसे ही कंपाउंड में होता है आपका, तो ये क्या करता है, Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन को करता है लूज, ठीक है। जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयंस में फॉर्म हो जाते हैं। वहीं पे जो दूसरी साइड आपका जो नॉन मेटल था, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इस इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा, क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बन जाएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास नेट रिएक्शन मिलती है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म में, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो क्लोरीन ने गेन कर लिया, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होती हैं। तो इस यहाँ से हमें पता चलता है कि कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, और आयंस किसको बोलते हैं। तो आयन किसको बोलते हैं कि जब एक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल कंसिस्ट करता है और उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं आयंस। और आयंस तो होता है ना क्या होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कैटायंस बनता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से और एनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर साझा करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसके अदर पार्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट से फुल चैप्टर की वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। 2 से 3 लेक्चर में हमने इस वीडियो को कंपाइल किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसमें हम अगेन नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करने वाले हैं जो हमारे टॉपिक्स की एक केमिकल, जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं जो उनका फॉर्मूला है वो कैसे लिखा जाता है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आई होप वो आपका लास्ट पार्ट होगा। तो बने रहे एवी कोचिंग क्लासेस के साथ ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।